फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है, और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद। हर किसी को पूछो कि भाई सबको, आपको 100 लोगों को पूछो, 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? आपको भी 24 घंटे मिले, उसको भी 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं है। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का, आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है, और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समय को बर्बाद करता हूं। मैं बिजी होता हूं, लगातार काम करता हूं, लेकिन जो करना चाहिए वो करता नहीं, और नहीं करना चाहिए वो पहले करता हूं, और उसी के कारण मेरा समय के साथ हमेशा तनाव रहता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम आता है। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए कि चलो ठीक है, अभी एक आ गया है तो कुछ समय यहां निकाल दूं, लेकिन मैं बाकी समय को एडजस्ट करूं। आपको खुद को लगना चाहिए, वरना अभी मैंने ये काम तय किया, मैं ये नहीं करूंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है, मैं ये नहीं करूंगा। सहज लचीलापन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। जीरो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। करूं या न करूं के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर ये हम साइकी बना करके करते हैं तो आप देखिए कि आपकी दिनचर्या ठीक से चलेगी। कुछ लोग हैं डेली डायरी लिखने की आदत नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होंगे, जरूर नहीं, लेकिन एक टेम्पररी आप एक महीने के लिए लिखिए, और महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, और जरा भी छुपाए बिना आप लिखिए। रात को लिखिए कल क्या क्या करना है, वो एक डायरी अलग रखिए, उसको हाथ में लगाइए, लिख लिया। दूसरे दिन दूसरी डायरी सुबह लीजिए, और जैसे जैसे करते जाएं लिखते जाइए, फिर रख दीजिए। रात को फिर वो डायरी निकालिए, कल क्या करूंगा लिख दीजिए। महीने भर दोनों डायरियों को अलग रखने दीजिए। एक महीने के बाद दोनों डायरियों को मैच कीजिए, और रात को आपने क्या सोचा था, दिन भर क्या किया, आपको देखोगे 80% चीजें आपने वो की होगी जो आपने तय किया था उससे विपरीत होगी। आपको समझ आएगा, अरे मैं कैसा हूं, मैं तो बहुत बिजी था। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही अपने आप को एकदम से करेक्ट कर सकते हैं। और बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। आप कल क्या करना है वो लिख लीजिए, और क्या हुआ वो रात को फिर से लिख लीजिए। दोनों डायरी अलग रखिए, दोनों डायरियों को बार बार मत देखिए, एक महीने के बाद ही देखिए, आपके सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि अनुभव यह सबसे बड़ा शिक्षक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं जरा उसको अलग तरीके से समझाता हूं। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है, या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। और इसलिए
अनुभव उत्तम शिक्षक है इस स्वीकारने के बावजूद भी मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर, आप बस में जा रहे हैं और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा, अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था, और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज़ से दो अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है। और इसलिए मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़ने लग गया। तो मेरे लिए दोनों का उपयोग हुआ है। थैंक यू। धन्यवाद। टीवी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपए ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके कर। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई
मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ। और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे, मुझे कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए। तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया और मुझे याद नहीं, आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है, वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी उसी का हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित हो। अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था, तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे। उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो?
उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है। आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो, तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर मां बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और इसमें आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी, आप देखिए ये सारे जितने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या? पूछता है क्या? कोई उसका साथी कहता है कि यार ये मेरे क्लास में पढ़ता था, बिल्कुल डब्बू था, बिल्कुल था, लेकिन अब वो डब्बू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा के ले आता था। क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचानी, वो चल पड़ा। अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में, वो पीएचडी होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो उस दिशा में जाएंगे। कभी कभार होता है खुद को न जानना, ये समस्या का एक कारण होता है। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं। यार वो 4 घंटे पढ़ता है, चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। वो 3 घंटे ये करता है, मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप रहते ही नहीं हैं। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो। आप देखिए, दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर यह स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी, जो ऊर्जा आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। कल जहां थे वहां से आज आगे जाएंगे। जिन्होंने दुनिया में, आपने यूक्रेन का शायद एक ओलंपियर है, मिस्टर बुका, शायद बुका, वो बांस कूद करता है? उसने अपने रिकॉर्ड खुद के 36 बार तोड़े, 36 बार। और हर बार वो जब गोल्ड मेडल लाता है तो गले में इतना वेट हो जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। वो औरों को देखता तो शायद वहीं अटक जाता, चलिए अब गोल्ड मेडल मिल गया, क्या है? नहीं, उसने तय किया ये रिकॉर्ड भी मैं तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। हम अपने आप से अनुस्पर्धा करें। अगर हम अपने आप से अनुस्पर्धा करेंगे, आप अपने आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी समस्या की जड़ क्या है?
ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं। एक प्रकार से आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके, और इसलिए आपकी सारी जिंदगी सिकुड़ती चली जाती है। जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी। क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं और बनते चलते हैं। आपको भी पता नहीं होता है क्या बनने निकले थे, क्यों बनने निकले थे। करते करते ही जो बन गए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत, उसका आपका कॉन्फिडेंस, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं। फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, यार, दोस्त सब उसी में सिमट जाता है। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं हर प्रकार से। अगर मान लीजिए आपने तय किया भाई मुझे मुंबई जाना है, फिर कार से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, चल करके जाऊंगा, दौड़ करके जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, सारी स्वतंत्रता खुली रहती है। और इसलिए आप मन में कुछ करने का इरादा रखिए, स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए, वो आपको एक नई ताकत देगी। आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5,000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है। और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। आपकी
शख्सियत के एक पक्ष को हम देखते हैं, वो आपका औपचारिक चेहरा है जो इस समय भी देख रहे हैं, मंच पे भी देखते हैं। इसके अलावा भी तो एक नरेंद्र मोदी होंगे। अब 10 बजे से ज़्यादा हो गया इस वक्त। आधिकारिक और राजनीतिक कार्य जब समाप्त होता है तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? मेरा कोई कार्यकाल समाप्त तो होता ही नहीं है। मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ और सोने का समय या खाने का समय इतना छोड़ दूं जो मैं खुद के लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है तो मुझे उपयोग करना पड़ता है। बाकी सारा समय मैं और मेरा गुजरात, लोगों के काम, इसी में लगा रहता हूँ जी। देखिए आज मैं अभी आया एयरपोर्ट से, पूरे दिन भर मैं छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था, मेरी 3D सभा थी। लेकिन जब मैं जलगांव से निकला तो पता चला कि बड़ी आंधी आई है, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया, बताओ भाई क्या स्थिति है, कि कोई मरे हैं क्या लोग, कहीं नुकसान हुआ है क्या। फटाफट मैं उसमें लग गया, इसके कारण आपके पास भी देर से पहुंचा। तो मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूँ। मेरा मन ऐसे में ब्रह्मांड हो चुका है। यही मेरी जनता ही मेरा भगवान है। विश्व भर के योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। ये हम सब के लिए आनंद की बात है कि आज विश्व भर में ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपना रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, योग सबके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि योग सरल है, सहज है और सर्वसुलभ है। यानी आसन और प्राणायाम को इसे सीखना एकदम सरल है। हर आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहजता से कर सकता है और इन्हें करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। टूल नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहिए। वो आसानी से इसे कर सकता है, यानी सर्वसुलभ है। योग भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा की विश्व को महान देन है, विश्व को दिया गया एक अनमोल उपहार है। योग बिना किसी खर्च के केवल फिटनेस ही नहीं, वेलनेस के भी गारंटी देता है। योग रोग मुक्ति के साथ साथ भोग मुक्ति का भी मार्ग है। योग जोड़ता है मन, शरीर, बुद्धि को जोड़ व्यक्ति के अंतर्द्वंद और तनाव को खत्म करके आनंद देता है। व्यक्ति को परिवार और समाज से जोड़ता है, आपसी स्नेह और मम भाव पैदा करता है। ऐसे ही समरस समाज शांतिप्रिय राष्ट्र का निर्माण करते हैं और ऐसे राष्ट्रों से ही एक सौहार्द और सद्भाव से पूर्ण सुंदर विश्व का निर्माण होता है। यानी योग मैं से हम, अहम से वयम, व्यक्ति से समष्टि की एक यात्रा है। आज व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली से उपजी हुई अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, मधुमेह, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जैसी अनेक बीमारियां अंदर ही अंदर व्यक्ति को मार रही है।
योग में इन सभी बीमारियों से बचने का समाधान है। योगाभ्यास तनाव से मुक्ति पाने और मन को प्रसन्न व शांति रखने में बहुत मददगार है। दिन भर की थकावट के बाद अगर पानी से हम हाथ मुंह धो लें तो कैसे ताजगी महसूस होती है। इसी तरह से आपाधापी दौड़ धूप के बीच थोड़ा सा समय भी प्राणायाम या कुछ देर शवासन या थोड़ा हाथ पैर हिला करके सांस लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें तो कैसी नई ऊर्जा आती है। मानसिक तनाव के बीच योग, मानसिक तनाव के बीच योग मन की शांति है। उद्वेग और द्वंद्व के बीच योग अपने आप में ध्यान है। अतिरेक के बीच योग संयम और संतुलन है। योग निराशा को आशा और विश्वास में पलटता है। योग भय से अभयम की एक यात्रा भी है। तनाव के बीच जिंदगी कैसी होती है, जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, ऊपर एक भी पेड़ पौधा नहीं है, पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच से कोई शांत सा झरना बहता है। तनावपूर्ण जिंदगी में योग भी उस झरने जैसा एक प्रवाह है। योग उम्र, लिंग, जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रों के बंधन की सीमाओं से परे है। मुझे खुशी है कि योग की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। आज जब अधिक से अधिक लोग योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना रहे हैं तो योग शिक्षकों की मांग बढ़ रही है। आज हमारी चुनौती है प्रशिक्षित योग शिक्षकों को तैयार करना, जो योग के प्रति इस लगाव और उत्साह को सही मायने में आगे बढ़ा सके और विशेष रूप से युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित कर सके। आप सब योग प्रेमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।